अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने फार्माकोलॉजी अपनी स्टार्ट ली थी। फार्माकोलॉजी की फ़र्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी मेड इजी फॉर पैरामेडिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हमने कुछ पहले चैप्टर में भी इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, फार्मेको तो हम ड्रग को कहते हैं और काइनेटिक्स मींस के मूवमेंट। इसमें हम ड्रग के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई मेडिसिन हम जब खा लेते हैं तो उसकी मूवमेंट किस तरह होती है, मतलब कि उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, फिर इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और फिर लास्ट में उसकी एलिमिनेशन किस तरह होती है। तो आज ये दूसरा चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये एक फुल चैप्टर है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उसके एलिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन हम किसे कहते हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और एलिमिनेशन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा है कि द एंट्री ऑफ ए ड्रग इनटू प्लाज्मा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं मींस के जब हम ड्रग को खाते हैं तो उस खाने के जगह से जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जज़ब हो जाती है, तो उसको हम ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होती है? ज़्यादातर ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग की क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ड्रग तकसीम होगी। द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये क्या था? एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मींस के खाने की जगह, अगर उसे हमने ड्रग को ओरल रूट से इंटर किया है तो वो क्या है? उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट है। अगर हमने रेक्टल रूट से इंसर्ट किया है तो उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल रूट होगी। और अगर हमने पेरेंटल रूट यानी इंजेक्शन के ज़रिए लगाई है, चाहे वो IM इंजेक्शन हो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो या IV इंजेक्शन हो, इंट्रावेनस इंजेक्शन हो, जो भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? ये उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब ड्रग मूव करके हमारे ब्लड प्लाज्मा में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गई, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर जब ब्लड प्लाज्मा में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है, ब्लड में आने के बाद यहाँ से मूवमेंट करके जब सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस के सेल के अंदर वो चला जाए, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें चला जाए, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के इर्द गिर्द अराउंड द सेल जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड से मूव करके जबकि सेल के इर्द गिर्द चला जाए और सेल के अंदर चला जाए और दोनों फ्लूइड के साथ इर्द गिर्द भी और अंदर भी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाए, हमारे पूरे बॉडी में तकसीम हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होती है? ड्रग के साथ मेटाबॉलिज्म होती है। The biotransformation of drug into its metabolite in liver or other tissue। मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं? जब बॉडी में आके जो ड्रग है वो उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स के बॉडी में आके वो अपने फॉर्म से चेंज होके दूसरे फॉर्म में क्या होती है? तब्दील हो जाती है। इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब ड्रग की तोड़फोड़ हो जाती है और उससे मेटाबोलाइट पैदा होते हैं। मेटाबोलाइट मीन्स कि एक ड्रग की जब अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो इसके एंड में जो चीज़ें आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट कहते हैं। तो जब हम ड्रग को खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके दूसरे फॉर्म में तब्दील होके जो उसके ज़र्रे बन जाते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और
ये कहाँ ज़्यादातर होती है? ज़्यादातर लीवर में होती है और दूसरे टिश्यूज़ में भी होती है, लेकिन ख़ास करके लीवर में होती है। तो एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ होती है, तो आप लोग वहाँ पे लिखेंगे कि वो लीवर में होती है। इसके बाद है एलिमिनेशन। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गई, फिर उसकी तकसीम हो गई, फिर उसकी तोलफोल हो गई, और लास्ट में जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट उसके बन गए। मतलब ये कि उसके जो फासिल मादे होते हैं, जो लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन्हें एलिमिनेट भी होना पड़ता है, उन्हें बॉडी से बाहर भी निकलनी होती है। तो वो बाहर किसके ज़रिए निकलेंगे? एलिमिनेशन के ज़रिए निकलेंगे। तो एलिमिनेशन क्या है? द फाइनल प्रोसेस इन विच द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर डिस्चार्ज। ये फाइनल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? जो ड्रग और इसके साथ जो इसके मेटाबोलाइट्स बने थे, जो वेस्ट मटेरियल्स थे, वो क्या होंगे? बॉडी से डिस्चार्ज होंगे। और बॉडी से वो किस तरह से डिस्चार्ज होंगे? या तो वो यूरिन के साथ डिस्चार्ज होंगे, या बाइल या फीसिस के साथ। यूरिन के साथ किस तरह? जब ड्रग की मेटाबोलाइट्स किडनी तक पहुंच जाती है, तो जब किडनी फिल्ट्रेशन स्टार्ट करती है तो उन्हें यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। और ये जब बाइल में किस तरह आती है? बाइल में इस तरह आती है कि जब लीवर में ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो वहाँ पे बाइल बन रहा होता है, वो मेटाबोलाइट्स उस बाइल में मिक्स हो जाते हैं, और बाइल में मिक्स होने के बाद वो बाइल जैसे ही स्मॉल इंटेस्टिन तक पहुँच जाती है, तो उसके साथ वो मेटाबोलाइट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर तो वो जो फीसिस बन रहे होते हैं, फीसिस बनने का अमल वहाँ पे हो रहा होता है, तो वहाँ जाके ये क्या होते हैं? ये मेटाबोलाइट फीसिस के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर फीसिस के ज़रिए ये क्या होती है? बॉडी से एलिमिनेट होती है। इसके अलावा एलिमिनेशन स्वीट्स के साथ भी हो सकती है, जो टीयर्स है उनके साथ भी ड्रग की एलिमिनेशन होती है, सलाइवा के साथ भी ड्रग की इनमें एलिमिनेशन होती है, जो हम थूकते हैं। तो बाज़ ड्रग्स की एलिमिनेशन इसके ज़रिए भी होती है। तो ये कुछ रूट्स थे जिनके ज़रिए एलिमिनेशन होती है। इसके बाद ड्रग डोजेज का बता रहा है। ड्रग डोजेज क्या है? द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस मेजरेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ड्रग डोजेज। ड्रग की एक मिनिमम मकदार, मतलब कि ड्रग की वो कम से कम मकदार जो कि बॉडी में एक मेजरेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम ड्रग डोजेज कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम किसी ड्रग को खाते हैं, तो उसमें जो उसकी मकदार होती है, वो मकदार हमारे बॉडी में उसके असर के मुताबिक होती है। उस मकदार का हमें पता होता है कि ये कितना असर पैदा करेगा, इसके ज़रिए कौन सी असर हो सकती है, क्या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन सकता है, तो पता होता है वो। इसीलिए वो इसकी एक मिनिमम मकदार होती है, बहुत छोटी से कम मकदार होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे एक मेजरेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा कर देती है। उसे हम ड्रग डोजेज कहते हैं। द डोज ऑफ ड्रग इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स अमाउंट। जो ड्रग का डोज होता है हमेशा वो फिक्स अमाउंट का नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ जो ये ऑगमेंटिन है ये 500 mg ही होंगे, हम इस तरह नहीं कह सकते। ये क्या होता है? एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ए डिजीज़ के कंडीशन के साथ साथ ड्रग डोजेज भी चेंज होती है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिज़ीज़ माइल्ड लेवल पे है, मतलब कि डिज़ीज़ बहुत कम है, माइल्ड लेवल पे है, तो उस वक्त क्या होगी? डोज भी कम होगी। जब डिज़ीज़ मॉडरेट लेवल को पहुंचेगी, थोड़ा दरमियाना स्टेज पे आ जाएगी, तो उसकी डोज भी थोड़ा बढ़ेगी। और जब किसी की डिज़ीज़, किसी पेशेंट की डिज़ीज़ वो सीवियर डिज़ीज़ है, सीवियर लेवल का है, ख़तरनाक है, तो उसके लिए डोज भी क्या होगी? हाई होगी। तो इसलिए कह रहा है कि जो डोज होता है ड्रग का, ये फ़िक्स अमाउंट नहीं होता। ये क्या होता है? ये डिज़ीज़ के कंडीशन के साथ साथ चेंज होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ ड्रग डोजेज। सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ड्रग डोजेज आर, हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स है ड्रग डोजेज के, वो क्या हैं? ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ड्रग डोजेज, ये एमसीक्यूज़ में भी ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जामिनेशन में भी इनकी बहुत अहमियत होती है और वाइवा में भी पूछे जाते हैं।
सबसे पहला है थेरापेटिक और इफ़ेक्टिव डोज। ये क्या होता है? थेरापेटिक डोज से हम कहते हैं, इसे हम इफ़ेक्टिव डोज भी कहते हैं। ED50 से हम, ये एक सिंबल है इसका, इसे हम मीन्स के इफ़ेक्टिव डोज 50। क्या होता है? द एवरेज डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द थेरापेटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन ट्रीटेड इज कॉल्ड थेरापेटिक और इफेक्टिव डोज। ये एक एवरेज डोज होता है, एक ख़ास मकदार का डोज होता है जो कि थेरापेटिक इफ़ेक्ट करने के लिए और इलाज के असर पैदा करने के लिए चाहिए होती है। जब हम पीपल्स को 50% पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए इसे देते हैं तो इसके ज़रिए जब उनकी इलाज हो जाती है, उनको इससे फ़ायदा पहुंचता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये थेरापेटिक डोज़ है और ये इफ़ेक्टिव डोज़ है। इसे 50% पॉपुलेशन पे अप्लाई करना होता है और फिर अप्लाई के बाद जब पता चलती है कि इसके ज़रिए उनकी इलाज हो गई तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? ED50 इफ़ेक्टिव डोज या थेरापेटिक डोज कहते हैं। इसके बाद है मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज। तो इस नाम से ही ज़ाहिर होता है कि मैक्सिमल ये ज़्यादा होगी और टॉलरेटेड मतलब कि बर्दाश्त की भी बात आ गई। तो ये किस तरह की डोज़ है? द लार्जेस्ट डोज ऑफ ए ड्रग दैट कैन बी टेकन सेफली इज कॉल्ड मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज। एक लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, लार्जेस्ट डोज ऑफ ड्रग होता है जिसे अगर सेफली लिया जाए, मतलब ये कि ज़्यादा मकदार में होता है लेकिन बंदे के लिए सेफ़ होता है। एक डिज़ीज़ अगर 3rd स्टेज को पहुंच गई है तो उसके लिए क्या होगी? रिक्वायर भी ज़्यादा होगी, तो फिर उसे हम देते हैं और वो उसके लिए सेफ़ साबित होती है। तो इसे हम कहते हैं कि मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, मतलब कि मैक्सिमल ज़्यादा भी है लेकिन टॉलरेटेड बर्दाश्त के हद तक है, उसे बंदा बर्दाश्त कर लेता है। तो ऐसे डोज को हम मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज कहते हैं। इसके बाद है इनिशियल डोज। इनिशियल डोज क्या होता है? द डोज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड इनिशियल डोज। वो डोज जो कि जब कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट जब आ जाते हैं तो उनको जो उनकी डिज़ीज़ कंडीशन है उसके लिए जो फ़र्स्ट हम ड्रग उसको देते हैं, फ़र्स्ट डोज़ उसको अप्लाई किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इनिशियल डोज कहते हैं। मतलब कि ट्रीटमेंट के शुरू में जो अगर कोई मेडिसिन हम दे रहे होते हैं तो वो कितने मकदार में उसे दी जाती है। मतलब कि अगर किसी की फ़ीवर आ जाती है, फ़ीवर अगर किसी को आ जाती है तो 10 mg पैरासीटामोल टैबलेट हम उसे देते हैं। तो 10 mg पैरासीटामोल टैबलेट जब हम फ़ीवर के स्टार्ट में देते हैं तो वो क्या हुआ? वो इनिशियल डोज हुआ। इसके बाद है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या है? द डोज यूज टू मेंटेन थेरापेटिक इफेक्ट अटेन बाय द इनिशियल डोज इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होता है? जो इनिशियल डोज होता है उसने अपना एक्शन स्टार्ट किया होता है, अपना थेरापेटिक इफ़ेक्ट, अपना जो इलाज वाला असर जो है वो स्टार्ट किया होता है, और फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल आ जाता है पेशेंट तो उसे देख के हमें पता चलता है कि इस पे दवाई ने काम अपनी चला दी है, काम स्टार्ट कर दी है। फिर हम उसे मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए दोबारा उसे वही या कम मकदार में देते हैं या ज़्यादा मकदार में देते हैं या उसी सेम मकदार में देते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेंटेनेंस डोज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फ़ीवर थी, हमने इनिशियल डोज में 10 mg पैरासीटामोल उसे दिया था। अब तो 3-4 दिन बाद वो फिर हॉस्पिटल आया है और हमने देखा कि हाँ पैरासीटामोल 10 mg इस पर काम कर रहा है, अपना काम एक्शन शुरू किया है। फिर उसे मेंटेन करने के लिए हमने 10 mg ही पैरासीटामोल दोबारा उसको दे दिया कि ये भी इतने दिन तक खाओ। तो वो क्या हुआ? मेंटेनेंस डोज हुआ। या हमने 5 mg उसे दे दिया पैरासीटामोल, मतलब कि 5 mg दे दिया कि बस 10 mg ने काम स्टार्ट किया है अपना, अब 5 mg इसके ख़त्म होने तक इसको मेंटेन रखेगी इसके इलाज के असरात को। तो वो 5 mg जो है वो क्या हुआ? वो इसका मेंटेनेंस डोज हुआ। अब क्या है लोडिंग डोज? लोडिंग डोज के नाम से ही आप लोगों को जाहिर हो रही होगी कि ये क्या है, कुछ ख़तरनाक सी चीज़ है, कुछ लोड होने वाली चीज़ है। तो कह रहा है कि ए डोज आर सीरीज ऑफ डोज गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यूज टू अचीव द टारगेट कंसंट्रेशन रिपीटली इज कॉल्ड लोडिंग डोज। ये या तो एक डोज होती है,
डोज या तो एक डोज होती है और सीरीज़ ऑफ डोज या ज़्यादा सीरीज़ ऑफ डोजेज़ होते हैं, ज़्यादा मकदार में कुछ ज़्यादा डोजेज़ होते हैं। मतलब कि या एक ही कोई ड्रग होता है, एक ही ड्रग की डोज होता है, या ज़्यादा ड्रग्स होते हैं जिन सारों का डोज होता है। गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इसे हम ट्रीटमेंट के स्टार्ट में देते हैं। यूज टू अचीव द टारगेट कंसंट्रेशन, क्या करने के लिए, जो टारगेट कंसंट्रेशन होता है उसे अचीव करने के लिए, उसे अपने मुट्ठी में लेने के लिए, जल्दी से उसे अचीव करने के लिए, रिपीटली अचीव करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को टीबी है और वो डॉक्टर के पास चले गए हैं, तो उन पेशेंट को डॉक्टर ने देखा है कि टीबी जो है वो कुछ सेकेंड स्टेज तक पहुंच गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो डॉक्टर सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है और इसे जल्दी अचीव किया जाए। अगर नहीं हुआ, जल्दी अचीव इसको हम नहीं करेंगे तो ये थर्ड स्टेज को पहुंच जाएगी और बंदे को बहुत तकलीफ़ होगी और ज़्यादा सीवियर होगी। इस वजह से डॉक्टर ऐसा करता है कि वो इस पेशेंट को एक ज़्यादा मकदार में ड्रग की डोज़ दे देता है, ताकि वो क्या करे, वो इस जो बीमारी है उसको क्या करे, उसके जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको जल्दी अचीव करे, रिपीटली अचीव करे, उसे कंट्रोल करे। तो वो ड्रग ज़्यादा मकदार में होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़ाहिरी सी बात है कि ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जो साइड इफ़ेक्ट को फिर कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन अभी उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी था, इस वजह से डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसे क्या किया, उसे ज़्यादा मकदार में एक ड्रग की डोज़ दे दी गई, उसको हम लोडिंग डोज़ कहते हैं। इनइफेक्टिव डोज, इनइफेक्टिव डोज क्या होता है, द डोज बिलो द इफेक्टिव डोज इज़ कॉल्ड इनइफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज हम किसे कहते थे, वो डोज जो अपना असर शो करे, जो थेरापेटिक असर शो करे, उस डोज को हम इफ़ेक्टिव डोज कहते थे। अब ये इनइफेक्टिव डोज क्या है, इसका मकदार बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम इसका मकदार होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव डोज कहते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल टेबलेट जो होता है 10 mg जो पैरासीटामोल टेबलेट होता है, वो जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जिसे हम पेनाडोल या कैलपोल के नाम से जानते हैं, वो जिनका फार्मूला नेम जो है वो क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। तो वो एडल्ट्स के लिए 2 गोली एक टाइम, 2 टेबलेट एक टाइम बंदा ले लेता है। तो एडल्ट्स के लिए ये उसकी डोज है। अगर वो बंदा जो है वो उन 2 टेबलेट के जगह, अगर वो उसका टुकड़ा, एक टेबलेट को काट के उसका जो हिस्सा होता है, एक हिस्सा काट के उसका छोटा सा हिस्सा वो खाए एडल्ट, तो उसके लिए उसके कुछ भी उसका असर नहीं होगा उसके फीवर पे। अगर वो छोटा सा काट के उससे खा ले एक टेबलेट से, कुछ भी उसका असर नहीं होगा। तो इस टुकड़े के अंदर जितना डोज है इसको हम इनइफेक्टिव डोज बोलेंगे, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव डोज के बहुत ज़्यादा बिलो है इसलिए। और अगर वो बंदा 2 गोलियों की जगह एक टाइम पे 4 खा लेता है या 5 खा लेता है, तो उसके उल्टा असरात होंगे उस पर, उसको हम क्या कहेंगे, टॉक्सिक डोज कहेंगे, जो अभी हमारी टॉपिक है। तो जो नॉर्मल डोज होती है वो तो नॉर्मल डोज होती है, और जो नॉर्मल डोज से कम होती है, बहुत कम होती है, जिसका कोई असर नहीं होता, इसे हम इनइफेक्टिव डोज कहते हैं। और जो टारगेट डोज जो है उससे ज़्यादा होती है, उसके कुछ ज़्यादा ही उल्टा असरात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मकदार में बंदे ने ले ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टॉक्सिक डोज कहते हैं। देखिए टॉक्सिक डोज का की डिफिनीशन, द डोज above the effective dose which produce undesirable इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड एज टॉक्सिक डोज। वो डोज जो कि इफ़ेक्टिव डोज के क्या हो, इफ़ेक्टिव डोज से ज़्यादा हो, जो ना चाहने वाली इफ़ेक्ट पैदा करे, जो बुरे असरात पैदा करे, उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक डोज कहते हैं। इसके बाद है लीथल डोज। लीथल डोज क्या है, लीथल डोज को हम LD50 से याद लिखते हैं, इसका सिंबल LD50 है। तो ये क्या है, ये वो डोज़ है
cause death in 50% of population treated is called lethal dose। जो 50% population को जब ट्रीट करने के लिए दी जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा गलत असरात पैदा होते हैं, उनसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। इस किस्म के डोज को हम लीथल डोज कहते हैं और LD50 से इसे याद करते हैं या इसकी सिंबल रखते हैं। इसके बाद है कॉमन फॉर्म ऑफ ड्रग। हमें जो ड्रग मिलती है वो उसके फॉर्म्स होते हैं, वो मेडिसिन जो हम खाते हैं उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो वो फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है टेबलेट। टेबलेट फॉर्म में हम ड्रग यूज़ करते हैं। तो टेबलेट क्या होता है? टू फॉर्म ए टेबलेट ड्रग इज़ कम्बाइंड विद फिलर्स। ये टेबलेट बनाने के लिए ड्रग को क्या करते हैं? फिलर्स के साथ कंबाइन करते हैं। फिलर्स वो चीज़ होती है जो कि एक्स्ट्रा चीज़ होती है। ये जो मेन चीज़ होती है वो तो ड्रग होती है। इसके अलावा भी इसके साथ उनका कुछ असर नहीं होता, इस किस्म की चीज़ें ऐड कर देते हैं इसके क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उन चीज़ों को हम फिलर्स कहते हैं। तो टेबलेट बनाने के लिए ड्रग को फिलर्स के साथ मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करने के बाद इज़ कंप्रेस्ड इनटू हार्ड प्लेट। वो जो कंपनी होती है दवासाजी की, जो कंपनी होती है फार्माक्यूटिकल, उसमें उनके साथ एक ख़ास किस्म के आलात होते हैं जिनमें टेबलेट बनाया जाता है, उनको हार्ड प्लेट कहते हैं। इनकी अगर आप गूगल में पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हार्ड प्लेट किस किस्म की चीज़ होती है। देयर आर वेरियस शेप, साइज़ एंड कलर ऑफ टेबलेट्स। हमें पता है कि जो टेबलेट्स होती है उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल होती है, उनके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ के कलर्स जो है वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ वाइट होते हैं, कुछ येलोविश होते हैं, कुछ पिंक कलर के भी आते हैं। तो इस मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं। विच आर अवेलेबल इन फास्ट एक्टिंग। बाज़ टेबलेट ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत जल्दी अपना असर शो करते हैं, बाज़ स्लोली रिलीज़ होते हैं। जब उन्हें हम खाते हैं तो वो स्लो रिलीज़ होते हैं। एंड कंट्रोल रिलीज़ बाज़ ऐसे बने हुए होते हैं कि उनको कोटेड किया जाता है, इस तरह की कोटेड किया जाता है कि वो मतलब वो जो जिस टाइम उसे रिलीज़ होना होता है, किस टाइम थोड़ा ज़्यादा, किस टाइम थोड़ा कम, इस तरीके से वो बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं कि कंट्रोल रिलीज़। इंटेरिक कोडेड बाज़ ऐसे टेबलेट होते हैं कि जिनको कोटेड किया जाता है, उसके ऊपर कुछ ऐसी लेयर बना दी जाती है कि वो खुद ब खुद जब हमारे इंटेरिक मीन्स के इंटेस्टीन तक जब पहुंच जाए तो वो खुल जाती है, तब तक नहीं खुलती। स्टमक में भी नहीं खुलती और हमारे एजोफेगस और हमारे माउथ वगैरह में भी नहीं खुलती। वो जब हमारे इंटेस्टीन तक पहुंच जाती है तो वहाँ जाके वो खुल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटेरिक कोडेड कहते हैं। फिल्म कोडेड उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए उसको कोडेड किया जाता है चिकनाई वाली लेयर से, जिसे हम फिल्म कोडेड कहते हैं। सबलिंगुअल बाज़ टेबलेट ऐसे होते हैं कि उन्हें टंग के नीचे रखना होता है। बाज़ च्यूएबल होते हैं, मीन्स कि उन्हें चबाना होता है और बाज़ जो होते हैं उन्हें ऐसे ही निगलना होता है, स्वालो करना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेबलेट्स पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके बाद है कैप्सूल। पहला जो हमारा ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं कि ड्रग किस किस फॉर्म में आते हैं, तो टेबलेट फॉर्म में आते हैं, इसके अलावा कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। कैप्सूल किस तरह होते हैं? टू फॉर्म ए कैप्सूल द ड्रग इज़ कंटेंट इन ए सिलेंड्रिकल शेप शेल। कैप्सूल बनाने के लिए ड्रग को एक सिलेंड्रिकल शक्ल में एक जो शेल होता है, जो खाना होता है, उसमें भरा जाता है ड्रग को, विच ब्रेक ओपन एंड ड्रग इज़ रिलीज़। और जब वो ब्रेक ओपन हो जाती है तो वो ड्रग रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजोमेप्रेज़ोल जो स्टोमक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। तो इन्हें हम जब आप अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए इनको देखें, एक एजोमेप्रेज़ोल की टेबलेट निकालें और उसका वो जो ऊपर जो शेल होता है उसको अगर आप खोल के देख लें तो उसके अंदर पाउडर फॉर्म में ड्रग मौजूद होती है। तो इसे जब हम स्वालो करते हैं तो वो शेल जब ख़त्म हो जाती है तो उसके अंदर जो पाउडर होता है वो निकल आता है और अपना असर शुरू करता है। तो ये कैप्सूल होते हैं। इसके बाद है
ओरल पाउडर्स, ये क्या होते हैं? ड्रग आर गिवन इन पाउडर फॉर्म एंड आर यूजुअली डिज़ोल्व इन वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। बाज़ ड्रग ऐसे भी होते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं और इन्हें हमने क्या करना होता है, हमने इन्हें वाटर के साथ मिक्स करके फिर यूज़ करनी होती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैल्शियम के पाउडर्स जो हमारे साथ आते हैं, कैल्सी पाउडर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये एक फॉर्म ऑफ ड्रग है। ये भी इन्हें हम क्या करते हैं, पहले पानी के साथ मिलाते हैं और फिर वो पानी पीते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ओरल पाउडर्स कहेंगे। फिर है लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस। ये क्या है? लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस क्या है? लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस आर मीन टू बी डिजॉल्व स्लोली इन द माउथ एंड जनरली हैव लोकल इफेक्ट। लोजेंजेस और ट्रॉन्चेस जो होते हैं, ये इन्हें ऐसा करना होता है कि अपने मुंह में डालनी होती है और इन्हें मुंह में घुमानी होती है स्लोली। ये जब हम इन्हें अपने मुंह में मूवमेंट इनको करवाते हैं तो ये क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं और अंदर चले जाते हैं, हमारे इज़ोफेगस के ज़रिए फिर अंदर चले जाते हैं, और आमतौर पर इसकी लोकल इफ़ेक्ट होती है। अच्छा, फार्माकोलॉजी में आप ये दो लफ्ज़ बार बार सुनेंगे, लोकल इफ़ेक्ट और सिस्टमिक इफ़ेक्ट। लोकल इफ़ेक्ट हम उसे कहते हैं, वो होते हैं जो कि हमारे जो लोकल एरिया होता है, एक ख़ास छोटा सा एरिया होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हम जो टेबलेट यूज़ करते हैं और फिर वो अपना असर शो करते हैं, जो भी ड्रग यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि इसने अपना लोकल इफ़ेक्ट शो किया। और सिस्टमिक वो कि हमारे जब पूरे बॉडी में अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए अगर कोई ड्रग इस्तेमाल की जाए और फिर अपना असर वो शो करे, तो हम कहेंगे कि इसने सिस्टमिक असर की, सिस्टमिक इफ़ेक्ट शो की। अब यहाँ पे ये जो लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे गले में दर्द होती है तो हम जो स्ट्रिप्सिल का जो होता है स्ट्रिप्सिल, इसे हम लोजेंजेस या ट्रॉन्चेस कह सकते हैं स्ट्रिप्सिल को, क्योंकि इसे हम अपने मुंह में गोल गोल घुमाते हैं तो ये डिज़ोल्व हो के अंदर चली जाती है, और जब अंदर चली जाती है तो इसके ज़रिए जो हमारा गला होता है जो ख़राब हुआ होता है वो ठीक होता है। तो इसने क्या किया? लोकल इफ़ेक्ट शो किया, और इसे हमने अपने मुंह में इधर उधर उसे घुमाया और ये डिज़ोल्व हो गई, इसलिए इनका नाम है लोजेंजेस एंड ट्रॉन्चेस। अब है ओरल सोल्यूशन। ओरल सोल्यूशन क्या होते हैं? द ड्रग इज़ डिज़ोल्व कम्प्लीटली इनटू ए लिक्विड फॉर्म। इसमें ये जो ओरल सोल्यूशंस होते हैं, ये इस तरह के सोल्यूशंस होते हैं कि जो ड्रग होता है वो कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में होता है। कम्प्लीटली वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे डोज को हम ओरल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब है सिरप। सिरप हम किसे कहते हैं? सिरप is a solution contain a high concentration of sucrose and or sugar to sweeten for easy use। वो जितने भी सॉल्यूशन हो गए, ड्रग के जितने भी सॉल्यूशन हैं, उसमें जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज, ये सक्रोज क्या है? जो हमारा टेबल शुगर होता है, इसे हम सक्रोज कहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल सक्रोज भी कह सकते हैं। जो हमारा टेबल शुगर होता है उसे हम सक्रोज कहते हैं। तो जो सिरप्स होते हैं, इनमें हायर कंसंट्रेशन में सक्रोज पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, उसको मीठा बनाने के लिए। मीठा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो आसानी होती है उसको यूज़ करने में, इसलिए। और जो छोटे छोटे बच्चों के लिए सिरप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सिरप्स होते हैं क्योंकि उसमें ये शुगर होता है और वो स्वीट होता है, इसलिए बच्चे उसे आसानी से कंज्यूम करते हैं, इस वजह से इनको सिरप कहते हैं। और फिर है एलेक्सर्स। एलेक्सर्स क्या होते हैं? एलेक्सर्स ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिनमें 5 to 40% अल्कोहल अगर शामिल हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको एलेक्सर्स कहेंगे। अगर हमने कोई बोतल उठा ली ड्रग की और उसमें हमने उसकी पर्ची पे पढ़ा कि इधर अल्कोहल मौजूद है, 5 to 40% अल्कोहल इसमें मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलेक्सर कहेंगे। अच्छा, अल्कोहल की ये परसेंटेज इसलिए 5 to 40 है कि 5 से अगर कम अल्कोहल हो तो वो उसका कोई असर नहीं होता, बिल्कुल वो इनइफेक्टिव होता है, और अगर 40 से ज़्यादा हो तो वो एब्यूज़ होता है, फिर वो मेडिसिन फार्म में नहीं होता, वो कुछ अलग नशे वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 40% तक जो है ये एज ए मेडिसिन, एज ए ट्रीटिंग पर्पस इसे यूज़ किया जाता है, इसलिए एलेक्सर्स में 5 to 40% अल्कोहल होता है। सस्पेंशंस क्या होती है?
द ड्रग इज़ सस्पेंडेड बट नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन ए लिक्विड। इसमें ड्रग जो है उस जो लिक्विड इसकी बन जाती है ड्रग की, उसमें पार्टिकल्स नज़र आते हैं। जब पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो इसे हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते, इसे हम सस्पेंशन बोलेंगे। तो अगर हमने ऐसी कोई बोतल उठाई कि उसमें पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है लेकिन उसमें पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सस्पेंशन है। और अगर उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई पार्टिकल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कि ये ओरल सॉल्यूशन है। उसमें अगर शुगर है, वो मीठा है, तो हम कहेंगे कि ये सिरप है। अगर उसमें अल्कोहल है, वो थोड़ा उसमें लिखा है कि इसमें अल्कोहल है, तो हम कहेंगे कि ये एलेक्सर्स है। इसके बाद है इमल्जन। इमल्जन क्या होता है? इमल्जन एन इमल्जन इज अ सस्पेंशन। इमल्जन सस्पेंशन की टाइप होती है इन्वॉल्विंग वन लिक्विड इन सेकेंड लिक्विड। इसमें एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला जाता है विथ विच द फर्स्ट विल नॉट मिक्स। उसमें क्या होता है, वो दोनों जो लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डाला जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते और नज़र आते हैं। ये सस्पेंशन की टाइप है। सस्पेंशन का अगर हम ख़ुद उसे डिफ़ाइन करते तो कहते हैं कि उसमें पार्टिकल नज़र आती है। तो जिस भी सॉल्यूशन में हमें जिस भी सॉल्यूशन में हमें वो सॉल्यूशन दोनों जो एक दूसरे के साथ दो लिक्विड मिक्स हुए हैं वो हमें अलग अलग नज़र आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इमल्जन है। जैसा कि हम अगर ऑयल को वाटर में डालते हैं और वाटर को ऑयल में डालते हैं, तो क्या होता है, वो ऑयल ऊपर आई हुई होती है और वाटर भी वहाँ होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि यह इमल्जन है। इसके बाद माउथ वाश है। माउथ वाश फॉर्म, ये भी हमारे साथ ड्रग फॉर्म है कि इसमें ड्रग मौजूद होता है। दीज आर फॉर ओरल हाइजीन एंड टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ। ये क्या होते हैं? ये हमारे ओरल कैविटी जो है, हमारी माउथ जो है, इसके हाइजीन के लिए, इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो माउथ में इन्फेक्शंस होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल माउथ इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है माउथ में, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए जो माउथ वाशेस है वो यूज़ होते हैं। इसके बाद इंजेक्शन के टाइप से हमारे साथ कि इंजेक्शन के किस किस्म के टाइप हो सकते हैं, तो है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन हम किसे कहते हैं? इंजेक्शन टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। जब हम इंजेक्शन को क्या करते हैं, वेन में हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे हम इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या है? ऐसा इंजेक्शन जो हमारे मसल्स में लगाया जाए, जो हमारे मसल में लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन को हम आईवी इंजेक्शन बोलते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को हम आईएम इंजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन टू बी इंजेक्टेड इन द फैटी लेयर अंडर द स्किन। हमारी स्किन के नीचे जो चर्बी वाली लेयर होती है, जो फैटी लेयर होती है, उसमें अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। एससी इंजेक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एससी इंजेक्शन। और ख़ास करके इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। जो शुगर के पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट को लगाई जाती है इंसुलिन, वो सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। इसके बाद है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये क्या होता है? ये वो इंजेक्शन होते हैं जो कि हमारे स्किन के टॉप लेयर, जो टॉप लेयर होता है हमारे स्किन का, उसमें अगर लगाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर स्किन में लगाया जाए तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद है एपिडुरल इंजेक्शन। एपिडुरल इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन टू बी इंजेक्टेड इन दूरा मैटर एपिडुरल स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दूरा मैटर जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में हमारे साथ क्या होते हैं? मेनिंजेस होते हैं। 3 टाइप ऑफ मेनिंजेस। सबसे जो नीचे वाला होता है उसे हम पिया मैटर कहते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसे हम आर्कानोइड मैटर कहते हैं, और जो लास्ट में सबसे ऊपर होता है उसे हम दूरा मैटर कहते हैं। तो दूरा मैटर के ऊपर एक स्पेस होता है, इसे हम एपिडुरल स्पेस कहते हैं, और जब हम इंजेक्शन इस एपिडुरल स्पेस में लगा देते हैं तो उसे हम एपिडुरल इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद है
इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, जब इंजेक्शन हार्ट में लगाई जाती है, हमारे हार्ट में जब इंजेक्शन इंजेक्ट की जाती है तो उसे हम इंट्राकार्डियल इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद है इंट्रा ऑकुलर इंजेक्शन, जब आई में इंजेक्शन लगा दी जाती है तो उसे हम इंट्रा ऑकुलर इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद है इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल इंजेक्शन किसे कहते हैं? इंजेक्शन टू बी इंजेक्टेड इनटू द स्पेस सराउंडिंग स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, उसके इर्द गिर्द अगर इंजेक्शन लगाई जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्राथीकल इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या होता है? तमाम वो इंजेक्शन जिन्हें हम जॉइंट्स में लगा देते हैं तो उन्हें हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन। ये एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है। स्टेराइल सॉल्यूशन मींस के एक साफ शफाफ सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, पोटाशियम क्लोराइड पाई जाती है और कैल्शियम क्लोराइड पाई जाती है। ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं और स्टेराइल होते हैं और ये इंजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें हम क्या, जो हमारे साथ इन्फ्यूजन फार्म है, इन्फ्यूजन हम इसे लगा देते हैं पेशेंट्स को। दीज थ्री एजेंट आर प्रेजेंट इन ए सिमिलर प्रोपोर्शन टू दैट इन फिजियोलॉजिकल फ्लूइड। जो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होता है, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर हमारा फ्लूइड होता है, उसमें जितने मकदार पे पोटाशियम क्लोराइड, जितने मकदार पे सोडियम क्लोराइड और जितने मकदार पे कैल्शियम क्लोराइड होता है, फ़िक्स उसी मकदार में, ख़ास उसी मकदार में, सेम उसी मकदार में रिंगर सॉल्यूशन में भी होता है और उसे इंजेक्ट किया जाता है। और कब रिलेटेड, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब सीवियर डायरिया होता है, जब डाइसेंट्री हो जाती है, उस टाइम ये सॉल्यूशंस वगैरह है ये लगाए जाते हैं। और जिन लोगों को शॉक होता है, जो शॉक में चले जाते हैं, उनको भी लगाया जाता है। इसके बाद है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स किसे कहते हैं? दीज आर स्टेराइल डिस्क आर cylinders introduced surgically into the body tissue and designed to release one or more medicament over an extended period of time। ये क्या होते हैं? ये स्टेराइल डिस्क शेप में या सिलेंडर शेप में चीज़ें होती है। इन्हें क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर और ये ऐसे डिज़ाइन से बने होते हैं कि या तो एक मेडिकेशन, एक मेडिसिन या तो ज़्यादा मेडिसिन, ये क्या करता है? एक ख़ास टाइम पीरियड में स्लो क्या करता है? रिलीज़ करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली प्लानिंग के लिए ये जो डेल्टोइड मसल होता है फीमेल्स का, इसमें एक टेबलेट रखी जाती है। जो वो टेबलेट जो होती है वो क्या होती है? वो स्लो होके वो रिलीज़ करती है और वो 5 ईयर्स के लिए अपना काम करती है। तो इस किस्म की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांट कहते हैं। और इम्प्लांट हम उन्हें भी कहते हैं जैसा कि ये जो हार्ट में अगर जो पेसमेकर है, जो एवी नोड है, ये किसी का खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो इसे निकाल के फिर इसके जगह एक लगा दी जाती है आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल एवी नोड लगा दी जाती है, उसे भी हम इम्प्लांट कह सकते हैं, उन्हें भी इम्प्लांट कहा जाता है। फिर है ट्रांसडर्मल पेज। ट्रांसडर्मल पेज क्या होता है? ए मेडिकेटेड एडहेसिव पेज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन। इसमें मेडिकेशन शामिल होती है, इसके अंदर मेडिसिन होती है और ये एडहेसिव पेज होता है। एडहेसिव मतलब चिपकने वाली एक पेज होती है, एक टुकड़ा होती है, अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन। इसे हम डायरेक्टली स्किन पे लगा देते हैं टू डिलीवर ए स्पेसिफिक डोजेज ऑफ ड्रग। ये एक ख़ास डोज में ड्रग को रिलीज़ करता है, डिलीवर करता है। दे हैव सिस्टमिक इफ़ेक्ट इन द बॉडी, और हमारे पूरे बॉडी के लिए इसकी असर होती है, सिस्टमिक असर के लिए ये यूज़ होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ट्रांसडर्मल पेज की एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि जो ये स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपने स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, डॉक्टर से मशवरा लेते हैं, तो डॉक्टर ऐसा करते हैं कि ये जल्दी तो एक टाइम पे नहीं छोड़ सकते ना स्मोकिंग को। इस वजह से डॉक्टर ऐसा करते हैं कि इनको निकोटीन जो पाया जाता है स्मोक में, जो सिगरेट है उसमें जो निकोटीन पाया जाता है, वो इस पेज में ये जो निकोटिनिक पेज हम उन्हें कहते हैं, जो ट्रांसडर्मल पेज होता है, निकोटिनिक पेज, वो इनके स्किन पे लगा देते हैं और उसमें डोज कम होता है और इनको कहते हैं कि स्मोकिंग बंद करें। तो ये लोग स्मोकिंग बंद करते हैं, लेकिन उस पेज के ज़रिए थोड़ा थोड़ा हो के वो निकोटीन इनके अंदर जाता है, तो ये वो आसानी से फिर इनको वो छोड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि दिन ब दिन वो डोज कम किया जाता है और फिर इनको वो थोड़े मकदार में फिर एट लास्ट वो क्या होता है, ये लोग वो भूल जाते हैं और उसके हाँ जो इनकी आदी हुए थे उससे वो आसानी से निकल आते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडर्मल पेज कहते हैं। फिर इन्हेलेशंस है। इन्हेलेशंस क्या होती है, ड्रग इनहेल थ्रू द माउथ आर नोज एंड यूजुअली एक्ट डायरेक्टली ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिफोर इंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो तमाम ड्रग जिनको इन्हेल किया जाता है, सांस के ज़रिए अंदर ले जाया जाता है, या तो माउथ के ज़रिए या नोज़ के ज़रिए, और वो क्या करते हैं, हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, मोस्टली रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए होते हैं, डायरेक्टली उनका असर रिस्पायरेटरी सिस्टम पे होता है। ब्लड स्ट्रीम में से जाने से पहले ही वो अपना असर रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कर देते हैं। ऐसे ड्रग जिनको हम माउथ और नोज़ के ज़रिए हमारे जो इंटेक ऑफ एयर है, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन है, जो हमारे हम सांस लेते हैं, उसके ज़रिए अगर अंदर ले जाया जाए तो उसको हम इन्हेलेशंस कहते हैं। दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट रिस्पायरेटरी डिजीज़। ये आम तौर पर रिस्पायरेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए होते हैं, और बट गैसेस आर इनहेल्ड फॉर जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन बस टाइम जो गैसेस होते हैं उनको जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए भी इनहेल किया जाता है। जो एनेस्थीसिया देते हैं, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्जरी के वक्त पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं। तो जो ये जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को बेहोश करने के लिए, पूरे बॉडी को सेंसलेस करने के लिए जो एनेस्थीसिया दी जाती है उसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, और इन्हेलेशंस ख़ास तौर पर उस टाइम यूज़ होते हैं। इसके बाद है नेज़ल ड्रॉप्स एंड स्प्रेस। नेज़ल ड्रॉप और स्प्रे क्या होते हैं, ड्रग इन सोल्यूशन में बी इंस्टिल्ड इन नोज इनटू द नोज फ्रॉम ए ड्रॉपर और ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक सिक्वीज बोतल। बाज़ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, उन्हें नोज़ में डाला जाता है, या तो एक ड्रॉपर के ज़रिए, या एक प्लास्टिक बोतल होता है जिसको जब दबाते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आई ड्रॉप होते हैं, या ईयर्स ड्रॉप होते हैं, या नोज़ ड्रॉप होते हैं, उन्हें नेज़ल ड्रॉप एंड और स्प्रेस कहा जाता है, जो नोज़ के लिए होते हैं, हमारे नाक के अंदर डाले जाते हैं। इसके बाद इंसफ्लेशंस है। इंसफ्लेशंस क्या है, दीज आर मेडिकेटेड पाउडर डिज़ाइन टू बी ब्लोन इनटू द ईयर। ये मेडिकेटेड पाउडर होते हैं, इसमें मेडिसिन शामिल होता है, और ये पाउडर्स होते हैं, और इनको ईयर में डाला जाता है, या नोज़ में डाला जाता है, या थ्रोट में डाला जाता है, या हमारे बॉडी में और भी कैविटीज़ हो सकती है उसमें डाला जाता है, और एक डिवाइस के साथ डाला जाता है। उस डिवाइस को इंसफ्लेटर कहते हैं, और इन ड्रग्स को क्या कहते हैं, इंसफ्लेशंस कहते हैं। इंसफ्लेटर का आप गूगल में पिक्चर देख ले, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इंसफ्लेटर जो है वो किस किस्म की इंस्ट्रूमेंट है। लोशंस है। लोशंस किस तरह होती है, लोशंस आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन। या तो ये लिक्विड होती है या सेमी लिक्विड तैयार की हुई चीज़ें होती है, कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। इनमें एक या एक से ज़्यादा जो ड्रग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। जो मेडिसिन होता है ये उसमें शामिल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। इन्हें हम लोशंस को क्या कहते हैं, अनब्रोकन स्किन में रगड़ने के बगैर लगा देते हैं, आराम से नरमी से लगा देते हैं, इनको लोशंस कहा जाता है। और लिनेमेंट्स क्या होती है, ये भी इसी तरह की प्रिपरेशंस होती है, लिक्विड भी हो सकती है, सेमी लिक्विड भी हो सकती है, और इसमें भी एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो ड्रग होता है, जो मेडिसिन, वो हो सकते हैं। इनको
क्या करते हैं, अनब्रोकन स्किन में लगा देते हैं। इनको भी सेम लोशन की तरह अनब्रोकन स्किन में लगा देते हैं, लेकिन फ्रिक्शंस के साथ लगा देते हैं, अच्छे से रगड़ कर मालिश के साथ लगाते हैं।